आप जब परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, तो कांग्रेस कह रही है जान के आपने जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस के बारे में दोनों सदनों में जो आपने स्पीच दिए, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहां पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी। हालांकि आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माताजी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है, तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी कभी पर्सनल भी लेते हैं कि, और क्या मंथन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठ के कि गलती कहां पे हुई और कहां पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी हम चुनाव कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? वैसे चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी की तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था।
उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी, गरीब हूं, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा, ये विश्वास पैदा होता है। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। अब उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ, फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है, और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी है। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूं। मुझे लगता है हाँ, मैं भी उन्हीं के बराबर हूं, मैं किसी से ऊपर नहीं हूं, किसी से आगे नहीं हूं। तो मेरे लिए तो उस फोटो का मतलब इतना ही होता है। और देश की जनता भी ऐसे, ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव यानी फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूं ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है, और सबसे ज्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूं देश उसको समर्थन कर रहा है। तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है, तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी कभी पर्सनल भी लेते हैं कि, और क्या मंथन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठ के कि गलती कहाँ पे हुई और कहाँ पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था, उस समय शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे। तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए। तो बताया साहब हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं, और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है।
हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है। तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं और हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहां तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया, उसने किया, इसको वो ये करो, डिकना करो, फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं, और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। आप योजनाओं की बात कर रहे थे। अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाएं आपकी नहीं थी, माने बीजेपी की नहीं थी, वो उनकी अपनी योजनाएं हैं। आप अपना अपनी जामा पहनाते हैं और आप अपनी उपलब्धि बताते हैं उसे। मुझे बहुत आनंद होता है जब ये सुनता हूं तो। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना, और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है, और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी इसके में, और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा, वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं। कोई नेता मिल जाएगा, उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं, और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। आपने क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है अपने भाषणों में, पार्लियामेंट में भी आप कर रहे थे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों की पार्टी है, आपने, और योगी जी ने कहा कि गुंडे हैं उस पार्टी में। तो क्या आप, और समाजवादी पार्टी कहती है कि उनकी खामियां हैं और इसलिए वो हम पर एलिगेशंस करते हैं। क्या आप ये आप कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि यूपी जो है वो क्राइम फ्री की तरफ बढ़ रही है, और ये हो सकता है, संभव है? पहली बात है कि जब लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विषय की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिस प्रकार से इस प्रकार के दबंग लोगों को सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी,
आश्रय था, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये तब हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है तो मुझे जेल में ही रखो, ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप। और हर कोई सरेंडर कर रहा है। बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई अच्छे रास्ते से भी जीवन जिया जा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, यानी हमारे देश में हुए कुंभ के मेलों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला योगी जी के कालखंड में हुआ। करोड़ों की तादाद में लोग आए, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, कहीं चोरी की भी खबरें नहीं आई, जेब कतरे की खबर नहीं आई। ये किसी भी समाज को संतोष देने वाला विषय है, ये गौरव करने वाला विषय है। और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो बुरा क्या है? नहीं, बुरा नहीं। जैसे सुरक्षा की बात चल रही है तो वो कहते हैं कि वहां पर एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ठोकों की राजनीति चलती है। अगर योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबार जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो, मतलब एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, वो कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी वाइब्रेंट है, हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्रिय है और कभी कभी तो प्रोएक्टिव है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जरूर कदम उठाए होते। और पीआईएल करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसी बहुत बड़ी जमात है जिनकी रोजी रोटी पीआईएल पर है, तो वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं। पर जैसे जैसे लखीमपुर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो है वो ही स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पर्सन बीजेपी के लिए। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, उसको लेकर जो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है इट हैज बीन सक्सेसफुल इन सेइंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वो वाइट वॉश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। आप डबल इंजन सरकार के बारे में काफी बारी कह चुके हैं अपने स्पीचेस में। डबल इंजन सरकार से आप विश्वास जगाना चाहते हैं इलेक्टोरेट में कि विकास जल्दी हो जाएगा अगर दोनों तरफ, मतलब सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे एक धमकी की तरफ देखते हैं कि अगर डबल इंजन सरकार नहीं है तो विकास में गतिरोध आ सकता है, वह विकास मतलब गाड़ी आगे नहीं चलेगी अगर ये डबल इंजन सरकार नहीं होगी तो। देखिए, परिवार में भी माँ बाप हमेशा सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि देखो भाई, हम सब मिलकर के इस दिशा में जाएं तो सब अच्छा होगा, और सब उसी दिशा में प्रयास करते हैं, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं करता है। इतना बड़ा देश है, अगर हम एक दूसरे से विपरीत करेंगे तो हमारे संसाधनों नष्ट हो जाएंगे, हमारे देश की भलाई करने की गति रुक जाएगी। और इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज्यादा तेजी से करें। और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है मैं एक योजना बताता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना गरीब
जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है। राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है। हम नहीं कहते कि योजना बंद करो, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में ही बीमार होगा तो लाभ होगा ऐसा नहीं, केरल में भी। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं, हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है? अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है? उसी प्रकार से हमने वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फेयर प्राइस ऑफ से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई। तो हम जो ये कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपनी विविधता को बनाए रखना है। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। आप विविधता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, स्टालिन, केसीआर, महबूबा, ममता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं करती। इसलिए चाहे बंगाल हो या आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और कश्मीर, इन सभी राज्यों में बीजेपी कहीं घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट वाली पार्टी है जो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझती। पहली बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की अब देखिए, मैं दुनिया के मेहमान आते हैं तो पहले उनको दिल्ली में ही आना और जाना हो जाता था। मैं ऐसा नहीं करता हूं। आप ट्रंप को ले गए गुजरात? मैं उनको अलग अलग जगह पर, मैं चाइना के राष्ट्रपति को ले गया तमिलनाडु, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ले गया उत्तर प्रदेश, मैं जर्मन चांसलर को ले गया कर्नाटका। और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार? इस देश की शक्ति को उभारना, इस देश के हर राज्य को प्रोत्साहन मिलना, यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूं तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। पहले कोई बोलता ही नहीं था। और इसलिए तो मैं हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं और मैं मानता हूं वही रास्ता है। हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
हमें विविधता में से एकता को पनपाना है। तो आप कह रहे हैं इससे अलगाववाद बढ़ेगा? पिछले 50 साल का अनुभव यही है, उन्होंने यही किया है, हर चीज पे देश को बांटो, राज करो, और उसी में से अलगाव पैदा होता है। लेकिन भारत का चरित्र ये नहीं है, भारत के नागरिकों का चरित्र ये नहीं है। आप इसको एक डू यू सी इट एज अ थ्रेट कि अगर इसे अभी नहीं रोका जाएगा तो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे अगर कश्मीर का अलग बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात अलग है, लेकिन अगर आप द्रविड़ मूवमेंट को देख लेंगे या कहीं और राज्य में देख लेंगे, अगर रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ाया जाता है तो क्या एक यूनिटी फैक्टर में कोई देखिए दरार पड़ सकता है? मैं बताता हूँ काम करने का तरीका कैसे होता है। हमारा ये मत है सामाजिक न्याय। भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था, और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। हमारे यहां सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। और इसलिए हम एक विषय लेकर के आए जिसमें भी मैं देख रहा हूं कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। एक राज्य नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है, बाकी सब राज्य कर रहे हैं। क्या है, हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहां का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूं, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूं कि वहां यंग अफसरों को लगाइए, आईएएस अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहां मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहां रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। तो मेरा फेडरलिज्म में छोटे से छोटी इकाई का भी भला हो। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव में जाना चाहिए। हम लगे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्यों? हमें तो पूरे देश को ऊपर लाना है। यही तो रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का हमारा तरीका है। ये बात चलती है कि ये मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर है। अब अगर आप मोदी द पॉलिटिशियन के बारे में बात करूं तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है वो हर इलेक्शन में उभर कर आती है, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। कोई ना कोई किस्सा जरूर हो जाता है इलेक्शन से पहले। तो मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर आपने बता दिया आपने क्या क्या किया है, मोदी द पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है अभी तक। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा और मैं तो देख रहा हूं इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ, यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं।
समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैं देख रहा हूं मीडिया में हम समाज को, और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे, क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भाई वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इसे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, इसी भाषा में वर्णन करते हैं, किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए, और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। पर जो अल्पसंख्यक है, Welcome to Amazon Prime Video channels. Love all the amazing shows and movies that are part of your Prime membership, but want more? No trouble at all. More gunfights, more spooky nights, more gourmet delights, more brave nights.